अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन कमर महकन सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उस पर मुस्लिम लीग नून के बाद अब पीपल्स पार्टी ने भी नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात थे वो खुलकर सामने आ चुके हैं और फिर छुट्टियों के बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का अंदिया भी दिया गया है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मंजूरी दे दी है। क्या कुछ होने जा रहा है, कमर महकन से पूछते हैं। कमर, एक तो आज पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है, कल तक यूँ लग रहा था पीपल्स पार्टी ब्रेक पे है और शायद वो मैदान में नहीं आना चाह रही। क्या कहीं से कोई पैगाम आ गया कि अचानक पीपल्स पार्टी को याद आ गया और वो मैदान में आ गई है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अस्तूरी साहब। सबसे पहले तो आवाम की ये गलतफ़हमी है कि वो अगर ये समझे कि पीपल्स पार्टी बैक पर थी, खामोश थी और वो ये नहीं चाहती थी। देखें, जब से अदम एतमाद आया, सिंध हाउस के अंदर बोलियां लगीं, लोगों को ख़रीदा गया और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो आवाम को सबसे पहले हिस्ट्री जो है ना वो याद रखनी चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि ज़रदारी नहीं होगा तो बिलावल शायद तहरीक इंसाफ के साथ अच्छा होगा, बिलावल नहीं होगा तो ज़रदारी तहरीक इंसाफ के साथ अच्छा होगा। नवाज़ शरीफ और ज़रदारी एंड कंपनी सिक्के के दो रुख हैं। एक ही जगह से एक समझ लें कि इनका ताल्लुक़ है करप्शन, लूट मार, डाका, चोरी, मुल्क को बर्बाद करने के अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। ये अवाम की मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी गलतफ़हमी होगी। मैं बल्कि ये भी ज़रूर कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी मखसूस नशिस्तों के अंदर उनके वकील अपना हिस्सा मांग चुके हैं और कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसका फ़ैसला ठीक है, यानी कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, हुकूमती इत्तेहाद को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को भी हिस्सा मिलना था। अब अगर इन चीज़ों को इकट्ठा करें और आज की नज़रसानी से इसको जोड़ें तो शुरू से लेकर आज तक ये तमाम की तमाम पार्टीज एक ही नुक्ते के ऊपर चल रही हैं। बीच में ये जो खबरें आती हैं ना, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके साथ इत्तेहाद हो रहा है, इसके साथ इत्तेहाद हो रहा है, ये आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, वो आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। एक चीज़ भाई सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो अपने जहन में रखें, वो ये कि अदम एतमाद आने के बाद इमरान खान को जब से निकाला गया, वो वज़ीर आज़म हाउस से निकला, उसके बाद ये सारे इकट्ठे थे और आज तक जो कुछ भी किया वो इन्होंने सब ने मिलकर किया। अब बीच में इनकी आपस में जहाँ पर चपकलिश बनी, आपस में जहाँ पर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग ख़राब हुई, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कुछ एक दो अनासिर साइड पे होते हैं, वो ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ हम इत्तेहाद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं कि जी हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने जा रही है, मौलाना आ जाएंगे तो हम ये करेंगे। जब मार खा रहे थे सारे लोग, गैर कानूनी उठाए जा रहे थे सारे लोग, मौलाना कहाँ थे? जब पर्चे बन रहे थे, इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर उठाया गया, औरतों को उठाया गया, जलील किया गया, धांधली की गई। 8 फरवरी से पहले आरओज और डीआरओज लगाए गए, फॉर्म 47, फॉर्म 45, तब ये सारे के सारे कहाँ थे? अब अगर ये आकर इत्तेहाद करते हैं तो भाई ये आपकी साबित कदमी, आपकी मेहनत, आपने अभी तक जो अपनी जो एक रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं उसकी जंग लड़के इस मकाम तक पहुंचे हैं, तो ये एक ईजी उनके लिए तरीक़ेकार है कि वो बस ज्वाइन करें और पाक साफ हो जाएं और धुल जाएं। इस वक्त तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल से बड़ी स्ट्रगल किसी भी पार्टी के लिए की नहीं है। अब ये सब जानते हैं कि उस वक्त अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश, मर्जी और सहूलतकारी के बावजूद हो ही नहीं सकती थी जो उस वक्त बाजवा के दौर में की गई, और फिर वो सारी की सारी अदम एतमाद के उस मामले में ये सारे शरीक थे। याद ही नहीं है इस कौम को कि मरियम नवाज़, उसके साथ मौलाना फजल रहमान, उसके साथ जरदारी और बिलावल बैठ के इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, और आज उसी के साथ इत्तेहाद की बातें हो रही हैं सिर्फ इसलिए कि मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, सारी की सारी सपोर्ट पीटीआई के साथ है। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने जो केपीके की सियासत थी उससे उनका बिल्कुल सफाया हो चुका है। अब उनका जो वो कह सकते हैं कि वहाँ पर सर्वाइवल सिर्फ इसी सूरत में है कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करें। इस सूरत में सीट एडजस्टमेंट होगी और उनकी कुछ आबाई सीटें बची रहेंगी, अदरवाइज वो भी सारी की सारी चली जाएंगी। एक तो सिलसिला ये है। दूसरा, नज़रसानी की तरफ वापस आ जाते हैं। नज़रसानी के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़रसानी दायर की है, उससे ये वाज़े तौर पर उन लोगों के मुंह अब बंद हो जाने चाहिए जो ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद कायम करना चाहिए और नून लीग क्योंकि सारा करता धरता है तो उसको अलग कर दें। पहली बात है कि नून लीग, जैसे मैंने पहले बताया कि नून लीग समेत सारी ये जमातें एक जगह पर इकट्ठी थी और एक ही किस्म के इन्होंने काम
के। सियासी जमातें 13 सियासी जमातें एक जैसी हैं यार, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद का है। और अगर ये तहरीक इंसाफ के उस बयानिए के साथ कभी ज़िंदगी में खड़े भी होते हैं तो अपने मफाद के लिए खड़े होंगे, वरना तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के साथ जितना जुल्म, जबर, ज़्यादती, फस्तायत पिछले दौर में हुई है, ये कहीं ना कहीं ये कहीं पर बोलते हुए नज़र नहीं आए, खामोश तमाशाई भी बने रहे और अपने मफादात भी उठाते रहे। अब तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद और इलाक़ की बातें करने वालों का भी मुंह बंद हो जाना चाहिए, जो ये बातें करते थे कि शायद फ्यूचर में कोई तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाएगा। इमरान खान ने डयाला जेल के अंदर वाज़े तौर पर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM इनके साथ कभी भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। अब अगर इनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता तो फिर उनको भी पता है कि हमने फिर खुल के खेलना है। और आज जो पता पीपल्स पार्टी ने खेला है, लोग ये समझ रहे थे कि वो सॉफ्ट हैं, वो बैक पर हैं, वो इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। तो अब ये देख लें कि हर लाकानूनियत में ये इकट्ठे थे। ये चीज़ तो अपने माइंड में क्लियर सबको रखनी चाहिए। बाकी अब मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, उसमें सिर्फ रुकावट ये नज़र षानी नहीं है, इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कह चुके हैं कि छुट्टियाँ ख़त्म करके आप नज़र षानी मुकर्रर करें। इतना वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा सहूलतकारी तो हुकूमत की कर ही रहे थे। अब इतना वाज़े तौर पर खुल के आ गए हैं कि उनकी अपनी इंटेंशंस भी जो है ना, जो वो दिमाग में सोच रहे होते हैं, उनके बयानात से अब वाज़े तौर पर अवाम को समझ आ रही है। 3 रुकनी जजेस कमेटी के अंदर जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए हैं, वो अगर पढ़ लिए जाएँ तो यकीन माने ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या काजी फायज़ ईसा साहब सिर्फ स्कोर सेटल करने के लिए किसी अपने ही खातून जज या किसी फेलो जज के बारे में इस तरह की चीज़ें भी लिख सकते हैं, सिर्फ स्कोर सेटल करने के लिए। तो मेरे ख्याल में काजी साहब की सहूलतकारी जो है अब बिल्कुल अयां हो गई है, जो थोड़ा बहुत पर अब तो उनको डिफेंड करने वाले भी नहीं कर पा रहे। यकीन माने अस्तोरी साहब, जो काजी फायज़ ईसा साहब को डिफेंड करते थे, अब वो बैठ के रो रहे हैं। वो सोच रहे होते हैं आज हम वीडियो किस पे करें, वैसे ये आज हम ये कौन आप सा। कहीं मतियुल्लाह जान मैं साहब, किसी में असद नहीं, तूर मैं साहब, बिल्कुल क्योंकि नाम माजी नहीं, में ये उनके हवाले से बड़ी नहीं, अच्छी सोच रखते थे, नहीं, हम भी अच्छी सोच रखते थे, मैं बताता वैसी हूँ। नहीं है। आपने 2 लोगों का नाम लिया, बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही बेहतरीन साफ़ी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आज आपने नाम ले लिया तो मैं फिर एक बात और वाज़ेह कर दूँ। मतीउल्लाह जान और असद तूर ने जितना काज़ी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद उनको एक्सपोज़ किया, इतना किसी ने नहीं किया। तो मैं उनकी तो बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था मैं ये क्लियर कर देता हूँ। और लोग हैं जो ये सोच रहे होते हैं यार आज हम वीडियो किस पे करें, आज हम वीलॉग किस पे करें, ये नुक्ता उठाएं, ये तो काजी के खिलाफ जा रहा है, ये नुक्ता उठाएं, इसमें काजी एक्सपोज हो गया, ये नुक्ता उठाएं, इसने तो काजी ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। तो वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई हम कौन सा नुक्ता, कौन सा ऐसी जो दलील है वो दें कि हम जो चीज़ अभी तक कर रहे थे उसको किसी तरह से जस्टिफाई कर सकें। अच्छा तो कमर, गलत को भी वो सही कह रहे हैं, एक काजी साहब की तरफ से जो मामलात किए जा रहे हैं उनको सही साबित करने के लिए। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। दूसरा, अब ये नज़रसानी अपील कब मुकर्रर होती है ये भी देखना होगा, नून लीग की कब मुकर्रर होती है ये भी देखना होगा। जस्टिस आयशा मुल्क से बाहर हैं, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जजेस कमेटी में अक्सरियती फ़ैसला अपना ये दे चुके हैं कि जो ये एक तो तफसीली फ़ैसला अभी तक आया नहीं है। तो नज़रसानी अपील में ये लोग कैसे दावा कर सकते हैं कि आपका फ़ैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ है? भाई तफसीली फ़ैसला आएगा, तहरीरी फ़ैसला आएगा, उसमें वजूहात लिखी होंगी कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें क्यों नहीं दी और तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं दी। ये सवाल क्यों नहीं उठाते? आपको पता है कि ये जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला था, ये 11-2 से था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 8-5 से नहीं था, ये 11-2 से था। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये दोनों उन 11 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ये लिखा है फैसले के अंदर कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, एंड तहरीक इंसाफ वाज एंड इज़ अ पार्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो ये चीज़ें अब सारी बताने के बाद हुकूमत अब जो है वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है और मखसूस नशिस्तें काजी फायज़ ईसा ने भी तहरीक इंसाफ को दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये पता नहीं अच्छा जो है अब मामला। कमर, ये तो सिचुएशन जब आएगी, नज़रसानी जब लगेगी तो उसके बाद ही सिचुएशन का पता चलेगा, बेंच क्या होता है, कैसे होता है। ये तो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जो काजी फैसल साहब हैं या चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इलेक्शन कमीशन और मेंबरान हैं कमिश्नर के साथ, इनके खिलाफ रेफरेंस फ़ाइल करने के लिए अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बता दिया। आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े अच्छे ज़राए हैं, आपको बड़ी अच्छी खबरें वहाँ से मिलती। कब तक ये फ़ाइल होने जा रहा है, या फिर ये एक सियासी
स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि या वाकई ही कोई रेफरेंस फाइल करने के इम्कान है? अच्छा, जब से सुप्रीम कोर्ट आए हैं कोई अच्छे ज़राए वो नहीं, काफ़ी नहीं, सारे आपके माजी की ज़राए तो है ना? आप पता नहीं क्यों कह रहे हैं ज़राए, लेकिन ख़बरें पहुंच जाती हैं, चीज़ें पता चलती रहती हैं, वो ज़रूर है। अच्छा, इसमें इमरान खान ने कल ये कहा है जेल के अंदर कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर किया जाए। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट की चीफ़ जस्टिस से ये कहा जाए रिटन तहरीरी तौर पर, बाकायदा तौर पर कि आप पर हमें अब एतमाद नहीं है। पहले ज़ुबानी बातें होती थी, कमेटी को खत लिखने का कहा सारी है। चीज़ अब ख़त लिखा लिखा जाएगा, बाकायदा तौर पर अदम एतमाद किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस से ख़ुद को अलग नहीं करते, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर करने का जो है वो कहा गया है इमरान खान लेकिन की ये तरफ कब से। तक होगा? ये देखिए, ये देखना होगा आपके काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मज़ीद कितना अरसा सहूलतकारी जारी रखते हैं हुकूमत की, क्योंकि आइन और कानून नज़र नहीं आ रहा 2 सालों से। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये तो नज़र आ रहा है कि नून लीग और पीपल पार्टी और फ़लाँ की मखसूस नशस्तों के ऊपर नज़रसानी लगनी चाहिए। ये नहीं नज़र आ रहा बल्ले का रिव्यू पड़ा हुआ है, वो भी लगना चाहिए। ये नहीं नज़र आ रहा धांधली के केसेस पड़े हैं, वो लगने चाहिए। धांधली के ऊपर कमीशन बनाने की दरख्वास्त पड़ी है, वो लगनी चाहिए। इमरान खान मिसिंग पर्सन, कितने भी गैर आर्मी अदालतों के केसेस पड़े हुए हैं, वो लगने चाहिए उनके ऊपर। यार काजी साहब को सिर्फ नून लीग का वो नज़र आता है। देखें ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि अब काजी साहब की इंटेंशंस वाज़े तौर पर खुल के नज़र आ गई हैं। देखें, अगर नून लीग का फॉर एग्जांपल छुट्टियां मनसूख कर दें, काजी साहब की बात मान लें, नून लीग का ये नज़रसानी लगा दें फॉर एग्जांपल, एक तो वही 13 बेंच लोगों वही पर बेंच सुनेगा। होगा बिल्कुल। उसने नज़रसानी में क्या होता है कि वो फिर वकीलों को, नून लीग के पीपल्स पार्टी के वकीलों को, जजेस को बताना होगा कि ये काम आपने गैर आइनी और गैर कानूनी दिया है। केस में गलती क्या है अब वो जब तक बतानी है। तहरीरी फैसला ही नहीं है, तो ये हुकूमती वकील साबित कैसे करेंगे कि आपने मखसूस नशस्तों के ऊपर गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला दिया है? भाई, जब तफसीली फैसला तहरीरी आ जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर फिर मजीद आर्गूमेंट होंगे, जब जजेस लिख देंगे कि ये रीज़न थी, ये कानून और आइन के तहत हमने ये सीटें तहरीक इंसाफ को दी हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई गेम करके भी मखसूस नशस्तें वापस हुकूमत को मिल जाती हैं, तो हुकूमत जो आइनी तरमीम करके जुडिशल पैकेज की बातें कर रही है, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद किसको है? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को है, जिनकी एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। तो फिर नून लीग के बयानिए के साथ वाले बयान देना, वो पहले कहते थे यार कि क्या कहते थे, सास कोर्ट कहते थे, पहले आजकल बेगम कोर्ट पहले कहते हैं। पहले पहले कहा जाता तैयब बलोच साहब के अल्फाज थे, हाँ, सासू माँ की अदालत है। सासू माँ की अदालत। तो अब कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि ये बेगम कोर्ट है। इस चीज़ से बेगम भी की आप, हाँ, अदालत। मतलब आप सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुंसफ के मनसब पर फायज़ हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि पूरी कौम आपको देख रही होती है कि यार बस कर दें। आप हो चुके हैं एक्सपोज़, पूरी कौम आपको देख चुकी है, उसके बावजूद आप खुलकर अब सामने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये कहा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद, फिर ये वो फलान, कमर फिर ये तो कमर होगा। कमर मैं उसी सवाल की तरफ आ रहा था कि एक तरफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनकी बुनियाद ही उन्हीं इदारों ने रखा, और आज फिफ्थ जनरेशन वॉर उन्हीं लड़वाई सोशल है यार एक्टिविस्टों को इन्हीं लोगों आज से। आज आज कहा जा रहा है कि ये तो दहशतगर्द हैं, ठीक है, इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो क्या ये जो सहाफ़ी बैठकर व्लॉग्स कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ भी ये दहशतगर्दी वाले मामला शुरू हो देखिए, जो जाएंगे? साफ़ी वीलॉग्स करते हैं उनमें भी बड़े-बड़े साफ़ी हैं, उन्होंने फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा थे और उस वक़्त वो बाकायदा तौर पर फिफ्थ जनरेशन का हिस्सा रहे। आज वही डिजिटल दहशतगर्द बन गए। मेरे ख़्याल में हमारे इदारों को अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करना चाहिए। बैक टू बैक ये नहीं है कि आप लाइसेंस जारी करें, कौन ठीक है, कौन गलत है। इस मुल्क का कानून और आइन फ़ैसला करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा और किस तरह से मामलात आगे चलने चाहिए। ये किसी वाहिद शख्सियत का जो मैंडेट नहीं है कि वो देखे गद्दार कौन है, वो लिखे जी यहाँ वफादार कौन पर है? वफादार कौन है, यहाँ पर बागी कौन है, यहाँ पर दहशतगर्द कौन है। डिजिटल, यार डिजिटल दहशतगर्द क्या होता है? डिजिटल दहशतगर्द फिफ्थ जनरेशन वॉर लड़ने वालों को आपने नया नाम दे दिया डिजिटल दहशतगर्द, और आप कह रहे हैं कि ये अब हमें हमारे और खिलाफ ये काम कर बनाने रहे वाले भी आप ही हैं। थे। अच्छा, पाकिस्तान में ना ये बड़ा एक अफसोसनाक ये है कि पहले सबसे पहले मुजाहिदीन बनाए गए थे, एक वक्त था, बिल्कुल। उन मुजाहिदीन से पता नहीं कहाँ कहाँ जंगें लड़वाई गई। आज वो मुजाहिदीन दहशतगर्द हैं। ये फिफ्थ जनरेशन वॉर वाले खुद इनको ट्रेनिंग दे के सारा कुछ करके, अब ये अगर फिफ्थ जनरेशन वॉर वाले उस वक्त आपने जो सच का राग अलाग इनको अलापने के लिए बोला था, आज अगर ये थोड़ा बहुत समझ गए, आइन और कानून की बात करते हैं, तो आज आपने इनको डिजिटल दहशतगर्द बना दिया। अब भाई आप भी तो सोचिए कि अवाम की पल्स क्या है, अवाम क्या सोच रही है। ज़रा ये सोचें कि अवाम में आपका मोराल, आपका एक लेवल, आपका जो एक रुतबा था वो कहाँ था और वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है इस वक्त। ये चीज़ें कोई नहीं सोच रहा। मुझे तो उन मुशीरों पर हैरानगी हो रही है
जो इनको मशवरे देते हैं, कसूर शायद इनका भी नहीं होगा, क्योंकि जो इनको मशवरे देते हैं वो मेरे ख्याल में किसी और के एजेंडे पे चल रहे हैं, और इस तरह के मशवरों से मज़ीद तनज़ली का शिकार होगा हमारा मुल्क। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वे आउट नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून के तहत काम नहीं हो रहा। जो पसंद है उसको नवाजा जा रहा है, जो नहीं पसंद उसको मार दाड़ के ज़रिए, केसेस के ज़रिए जेलों में बंद करो, उनकी ख़वातीन को उठाओ। अब तहरीक इंसाफ की सेक्रेटेरिएट के ऊपर कल जो पुलिस का छापा मारा गया, उसमें 13 लोग जो है वहाँ से उठाए गए, ख़वातीन समेत। मेरे ख्याल में 13 ख़वातीन हैं और बाकी लोग भी हैं, बहरहाल जितने भी हैं ख़वातीन भी हैं उसमें से एक लड़के का मुझे फ़ोन आया, उसकी बहन को भी कल उठाया गया वहाँ से। मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन वो लोग इतनी अज़ियत में थे, इतनी तकलीफ़ और इतने कर्ब में इस वक्त मुब्तला हैं, जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता कि जिसकी बहन या जिनकी बेटी इस तरह से उठा ली जाए और दूसरे रोज़ से पता ना हो कि वो कहाँ पर है, किस केस में उसने जुर्म क्या किया है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है। और पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 17 के तहत, आर्टिकल 17 आपको इजाज़त देता है राइट टू असम्बली, राइट टू पॉलिटिक्स का, आप कर सकते हो। उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो इस वक्त अदालत में बैठे हैं, यार इनको बंदा किस लक़ब से पुकारे, ये एक याद है आपको, आपने शायद वो कब भी रिसीव किया होगा। मैं तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था, 19A का आर्टिकल 19 और 19A का। मेरा दिल करता है मैं सारे साफ़ियों को लेके ना काजी साहब के सामने टेबल पर रख दूँ। बल्कि कमर वो जो कप है उसकी मैं तस्वीर भी यहाँ पर लगा दूंगा साथ ही। उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो मेरे ख्याल में वो सारे का सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेस और जो स्पीच है, वो सारा प्रेस है, वो सारा बढ़ गया है, ख़त्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल में अब अगर वापसी की तरफ कोई सोच रखनी है तो वो रखें, आगे जितना जाएंगे वो तबाही है और इस मुल्क की और गरीब आवाम की तबाही है। वैसे 3 महीने रह गए, कमर मैकन साहब मेरे साथ मौजूद थे, और यकीनन जिस तरह मुल्क की सियासत में मामला चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जहाँ पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस अगले जो बनने वाले हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, और फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं मुनीब अख्तर साहब, वो दोनों इस वक्त तमाम मामलात पर उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। क्योंकि माजी हमने देखा था चीफ जस्टिस जब उमर अता बंदियाल साहब थे, तो यही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे जो रोज़ ख़त व किताबत करते थे और 5 महीने तक कोई मुकदमा नहीं सुना था। वो उसकी वजह क्या थी? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का। और आज वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो बनाया गया हुकूमत के साथ मिलकर, वही आज उनके गले पड़ गया है। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान ने भी जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये टास्क दे दिया है कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबरान, उसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से रेफरेंस फ़ाइल करने की मंजूरी भी दी है। और पहली तो बात यह कही गई है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कि पहले वो जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के थे, जो 3 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की, उसको ख़त लिखें और तहरीरी तौर पर यह कहा जाए कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुकदमा नहीं सुने। अगर उसके बावजूद वो कोई मुकदमा सुनते हैं तो उन पर अदम एतमाद की जाए और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल किया जाए। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तक ये रेफरेंस फाइल करती है, कब तक चीफ जस्टिस के हवाले से अदम एतमाद का जो ख़त है कमेटी को कब तक लिखती है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है, मुस्लिम लीग नून पहले ही कर चुकी है ये दरख्वास्तें, क्योंकि पहले ही कमेटी कह चुकी छुट्टियों के बाद लगेगी। और देखते हैं कि ये छुट्टियों के बाद कब समाअत के लिए लगाई जाती है, और उसके साथ साथ दोबारा वही 13 जजेस बैठ कर इस मुकदमे को सुनेंगे। पहले ही 8-5 का फैसला था, तो ये फैसला बरकरार रहता है, नहीं रहता है, कोई नई लेगेसी पैदा हो जाती है, क्या कुछ चलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।